तो हमारी जो ये क्लास है ये समाज कार्य के संबंध में हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के। और ये यूजीसी नेट दिसंबर 2013 का तृतीय समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। आज हम लोग थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे। कल हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में, है ना। ये सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो उसमें आप लोगों को समाज कल्याण प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। और प्रशासन क्या है, समाज कल्याण संगठन क्या है और संगठन की भूमिका क्या है, एजेंसियां की क्या भूमिका होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो है हमारा ये आज का पहला प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा आप सभी लोग। ये समाज कार्य के प्रश्न है। जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके के प्रश्न जो है हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 6 समाज कल्याण प्रशासन, इसका लिंक आपके ग्रुप में चला जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपके ग्रुप में चला जाएगा। पहला प्रश्न यह है आपके सामने कि अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का संरोध क्या कहलाता है। क्या अस्वीकृति, दमन, अप्रक्षेपण या प्रतिगमन? बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। ओके, दमन लग रहा है। अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का संरोध क्या कहलाता है? संरोध का मतलब कोई लोग जानते हैं? संरोध, डिजायर, ब्लॉकिंग अ विश और डिजायर फ्रॉम एक्सप्रेस इस टर्म एज क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है रिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रेशन मतलब क्या होगा? दमन। हाँ, दमन यहाँ पे इज द राइट आंसर होगा आपका। सही जवाब किसी बच्चे ने भी बोला है मुझसे, यही सही जवाब है कि अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का संरोध क्या कहलाता है। संरोध का कोई आप बताना चाहेगा? शुद्ध हिंदी संरोध। रुका हुआ सर वही है ना, रोकना, संरोध, रुकना, दबाना, ओके, दबाना उसको, वही है। ओके, ठीक है। हाँ, एक प्रकार से दमित। आप अगर दमित बोलते तो सबसे अच्छा शब्द समझ में आता है ना, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। तो यही चीज़ें हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बना है। कोई बताना चाहेगा अस्वीकृति किसे कहते हैं? अस्वीकृति, सामने वाले प्रस्ताव को रोकना, उसको स्वीकार ना करना, ओके ओके, अस्वीकार करना सर। अस्वीकार करना ही अस्वीकृति कहलाती है। बात तो ठीक कर रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। यही मतलब जिस चीज़ को स्वीकार ना किया जाए, है ना। तो जो अवांछनीय व्यवहार हो, जो नकारात्मकता का व्यवहार हो, उसको अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे तो अस्वीकृति का पार्ट बन जाता है कि नहीं? यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं प्रक्षेपण। किसी और के ऊपर। हाँ, आप एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। प्रक्षेपण के अर्थ में किसी और के ऊपर आपने क्या कर दिया? थोपना। हाँ, दोषारोपण या थोपना वाली प्रक्रिया जो होती है प्रक्षेपण होती है। मतलब आप टोटली अगर मैं आपसे बात करूँ, प्रक्षेपण एक ऐसा शब्द है, वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने मन में जो कुछ है वो दूसरे को बताते हैं। ये भी प्रक्रिया आपका प्रक्षेपण कहलाती है। जो व्यक्ति आत्म आलोचनात्मक स्थिति में होता है, होश पूर्वक होता है, अनजान में वे सोच सकते हैं और अन्य लोगों की आलोचना कर सकते हैं या कर रहे होते हैं, तो ऐसे में प्रक्षेपण का भी पार्ट वहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। प्रतिगमन क्या हो सकता है? प्रतिगमन, बचपन की स्मृतियों में। हाँ, बहुत बढ़िया। ये जैसे अगर आपने बिहेवियर कोई आपने बचपन में कोई व्यवहार कर रखा है और आज आपकी एज जो है 18 वर्ष हो गई है और आपने 10 वर्ष का व्यवहार आज आपने रिपीट किया है, तो ये एक प्रकार का प्रतिगमन होता है। जैसे छोटे बच्चों को देखकर क्या करता है, दूसरा बच्चा भी वैसा बिहेवियर करने लगता है ना। इसी को बोलते हैं। तो ये इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि लाभार्थी व्यक्तिगत कार्यकर्ता संबंध का संगठक कौन सा नहीं है? सहानुभूति नहीं है। ओके, हाँ सर, परानुभूति नहीं है सर। परानुभूति। व्यक्तिगत कार्यकर्ता संबंध का संगठक कौन सा नहीं है? सहानुभूति भी। देखिए, एक तो स्वायत्तता तो आपका कट जाएगा और गोपनीयता भी आपका कट जाएगा यहाँ पर, है ना। तो जब भी कभी क्लाइंट और जो वर्कर होता है उसके बीच का जो कंपोनेंट का जो संबंध होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं, गोपनीयता का भी होना चाहिए।
और अगर हम बात करें यहाँ पे एक शब्द आ रहा है परानुभूत, एक आ रहा है सहानुभूत, है ना। तो बेसिकली जो परानुभूत है इसकी प्रक्रिया लाभार्थी के साथ बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब नाम मात्र के बराबर के, सॉरी परानुभूत कैसे हो सकता है, परानुभूत नहीं होगा, वही है परान ना, सहानुभूत है, सहानुभूति। जी, सिंपैथी और एम्पैथी। हाँ वही है, तो सिंपैथी होगा, एम्पैथी नहीं। हाँ नहीं, तो फिर इम्पैथी होगा, वो नहीं है। सिंपैथी नहीं होता है, ठीक है। सहानुभूत कहने का मतलब ये हो जाता है एक प्रकार का, जैसे कि आपने किसी अंतरण प्रत्यंतरण की जो प्रक्रिया संचालित होती है ना, वो यहीं से होती है। तो सिंपैथी, हाँ तो तो सिंपैथी नहीं क्लाइंट आएगा। सेशल केसवर्क में ना ये वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं है ना। उसके जैसा अगर हम बात करें, हम फील कर सकते हैं ऐसा, उसके जैसा हम फील कर सकते हैं, हालांकि इसमें भी वैसी है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ा सा अंतर प्रत्यंतर थोड़ा डीप में चली जाती है सिंपैथी, लेकिन एम्पैथी डीप में नहीं जाता, डिस्टेंस बनाए रखती है एम्पैथी। इस वजह से आपका जो होगा एम्पैथी यहाँ पे पाया गया है, और प्रश्न में पूछा है इज़ नॉट, तो मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट रहेगा। जब भी कभी आप काम करें, केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, बात सुन लीजिए, तो उस दौरान में क्लाइंट के साथ जो कार्यकर्ता का कंपोनेंट के रूप में संबंध देखा गया है। कंपोनेंट का मतलब होता है अंग। जब अंग की बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में पार्लियामेंट का नाम आता है, और पार्लियामेंट आप सभी लोग जानते होंगे 4 पीस। तो सबसे पहले क्या आता है, पर्सन आता है, पर्सन के बाद क्या आता है, प्लेस आता है, प्लेस के बाद प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के बाद क्या आती है, प्रक्रिया आती है। ये 4 पीस होते हैं जो क्रम में बनते हैं। और यही प्रक्रिया करने के दौरान में जब सोशल वर्कर और एक क्लाइंट या ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, उस दौरान पे जो है स्वायत्तता देखने को मिलती है इनके बीच की कंपोनेंट के संबंध में। आपको गोपनीयता भी, बातें तो गोपनीय रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ये भी आपका पॉजिटिव शब्द है। परानुभूत भी आपके लिए ये पॉजिटिव शब्द है। नेगेटिव शब्द बेसिकली सहानुभूत है। कारण क्या है, सहानुभूत से ही 2 शब्द आते हैं, एक अंतरण एक प्रत्यंतरण। कितने लोग जानते हो अंतरण और प्रत्यंतरण, बताएं। हाँ सर, जो आपने एक बार समझाया था ना तदानुभूति के बारे में और सहानुभूति के बारे में डिटेल से ट्रांसफर करना, नहीं, तो अंतरण, आपने हाँ सही सही कह रहे हैं मैडम आप, राइट, आप सही कह रहे हो। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ अंतरण प्रत्यंतरण के बारे में पूछना चाहता हूँ, अंतरण क्या है, प्रत्यंतरण क्या है। सर जो क्लाइंट होता है, वो जो सोशल वर्कर जो होता है, उसके अंदर अपने बाप भाई जो भी है हाँ, उसको देखता है, बस पिता बस के बस, समान देखता है, भाई के गुड समान गुड देखता है। गुड गुड, अंतरण समझ होगा, गया। और इसके जस्ट ऑपोजिट जो कार्यकर्ता होगा वो क्लाइंट में देखेगा तो प्रत्यंतरण हो गया, प्रत्यंतर हो प्रत्यंतरण हो जाएगा। गया, हाँ वो प्रत्यंतरण हो जाएगा, कार्यकर्ता का प्रत्यंतरण हो जाएगा। बेसिकली मुख्य है क्लाइंट, तो इसलिए क्लाइंट की तरफ से हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूके में कौन सी प्रथम बस्ती समूह कार्य से संबंधित है। देखिए अब ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, मैंने आप लोगों से कई बार इसके बारे में चर्चा भी किया था, है ना। जो ये हल हाउस है अमेरिका का, जी सर। और वही यूके का भी है, यूएसए और यूके दोनों का ही वही है हल हाउस, दोनों का कॉपी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये गेट्स और जेम्स एडम्स ने 1889 में हल हाउस की एक भूमिका निभाई थी कम्युनिटी वर्क में, परंतु उसे ग्रुप वर्क में भी कन्वर्ट किया गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रथम बस्ती समूह कार्य के रूप में आई थी। तो प्रथम बस्ती समूह कार्य के रूप में अगर आया है तो वो क्या आया है, हल हाउस आया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टर्नबी हॉल के बारे में आपको मालूम ही होगा कि 1886 और 1984 के बीच में इसकी काफ़ी एक अच्छी भूमिका रही है, और बेसिकली इसी के परिप्रेक्ष्य में, टर्नबी हॉल के परिप्रेक्ष्य में ही नेबरहुड गिल्ड की भी भूमिका देखने को मिलती है न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में 1886 में। तो ये इसलिए आप नेबरहुड गिल्ड भी कह सकते हो, लेकिन ये प्रथम बस्ती नहीं है, नेबरहुड भी है ना, और टर्नबी हॉल भी नहीं है। COS तो आप जानते ही है, अब इसमें आप यूके दिया गया तो इसलिए आप यूके के बारे में सोचेंगे, 1869 के बारे में, है ना, तो इतनी भूमिका इसकी भी नहीं है। इसमें टर्नबी हॉल ही तो आएगा, टर्नबी हॉल क्या आएगा, ईयर के हिसाब से यही आएगा पहले। क्या ईयर के हिसाब से, क्या टर्नबी हॉल और हल हाउस में, अच्छा अच्छा आप इस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 में यूके ने कौन सी प्रथम बस्ती समूह कार्य से संबंधित है, यूके की हालांकि हल हाउस भी है, टर्नबी हॉल है। यूके का मैंने कितना बताया, 1889, और उसका 1886 का है ना, और 1984 के बीच में इसकी काफ़ी भूमिका रही है। 86 पहले आता है, हाँ सही कह रहे हो, 86 पहले आता है,
इसलिए आप इसको लगाए, है ना, टर्नबी हॉल का। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, टर्नबी हॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट रहेगा, थर्ड का। ठीक है, तो प्रथम बस्ती समूह कार्य की कौन सी है? समूह कार्य की प्रथम बस्ती टर्नबी हॉल है। जी सर। तो आप इसे ध्यान रखिएगा सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ था, है ना। ठीक है, चल आगे बढ़े फिर इसी में। समूह कार्य का उपयोग हम बेसिकली क्यों करते हैं? क्योंकि व्यवस्थित और सक्रिय शिक्षण विधा की बात करते हैं, जहाँ पे छात्रों के छोटे समूहों को मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो इसके लिए हम लोगों ने समूह कार्य में कार्य करने के लिए कुछ प्लान को नियोजित करते हैं, है कि नहीं। फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर समस्या को हल करने की बात करते हैं। वही सारी बातें जो है टर्नबी हॉल के माध्यम से कही जाती है, याद रखिएगा। समूह कार्य का मैनेजमेंट भी होगा तो भी उसी में किया जाएगा, मैनेजमेंट की प्रक्रिया भी उसी के अंतर्गत आएगी। विशेषज्ञ समूह होता है, प्रतिनिधित्व होता है, ये सारी चीज़ें इस पर देखने को मिलती। परंतु अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ ले कि ब्रिटेन का या यूके का कि प्रथम बस्ती समूह कार्य कौन है, तो टर्नबी हॉल है। कब हुई है? 1886। बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके नाम से साथ जुड़ा हुआ है? एक अल्बर्ट बेंडूरा है, एक जूलियन राइटर है, और एक आपका वाल्टर मिसेल्स है, और एक ऊपर तो सभी है। अल्बर्ट बेंडूरा, हाँ, अल्बर्ट बेंडूरा इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में। जूलियन राइटर एक ऐसे विद्वान हैं, इन्होंने नियंत्रण का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? नियंत्रण का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। और नियंत्रण का जो सिद्धांत था, इन्होंने कहा 2 ही टाइप का नियंत्रण हो सकता है। नियंत्रण का सिद्धांत देने वाला एक विद्वान है जूलियन राइटर। एक बोला नियंत्रण आंतरिक तरीके से होगा, और एक बताया गया बाह्य तरीके से होगा या बाह्य तरीके से होगा। ये 2 ही टाइप के बारे में बात किया है जूलियन राइटर। नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण हो सकता है ना, आपका समूह का नियंत्रण हो सकता है, समुदाय का नियंत्रण हो सकता है, मतलब प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो भी वाल्टर एंटियस फ्रीडलैंडर ने बताया है उसी में बात कर रहा है ये आपका जूलियन राइटर। बात करेंगे वाल्टर मिसेल्स। वाल्टर मिसेल्स ने व्यक्तित्व का सिद्धांत, देखो व्यक्तित्व का सिद्धांत तो बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन अब इसका नाम वाल्टर जो है, वाल्टर मिसेल्स का नाम व्यक्तित्व के सिद्धांत में आता है, इसे आप याद रखिएगा। और व्यक्तित्व के सिद्धांत में इसने केवल विशिष्ट गुणों की बात किया था बस। तो एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा ना, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने वाला विद्वान कौन है निम्न में, तो आप लगा सकते हैं वाल्टर मिसेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, अमर्त्य सेन के निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ संबंधित है? आर्थिक अधिकार। मानवाधिकार गलत है। अमर्त्य सेन आर्थिक में नहीं। हाँ, अगर हम लोग बात करें तो जरा मुझे बताएं आप लोग, है ना, मानवाधिकार की अवधारणा अमर्त्य सेन की है या नहीं, ये बताइए आप। मानवाधिकार है तो सर, आया तो है, नाम तो आया शायद है ये है। मैं आपको बता दूं, अमर्त्य सेन एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आपने नाम सुना होगा महालनोबिस के बारे में। द्वितीय मॉडल किस पे आधारित है वो? द्वितीय हाँ, महालनोबिस पे। जो ये महालनोबिस की कॉन्सेप्ट है, जो हालांकि एक विद्वान है, उसी के आधार पर उसने मॉडल रख दिया था, विद्वान था वो। उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने विभागीय कमियों को दूर करने के लिए 4 भागों वाला एक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया, और उसी महालनोबिस के जो मॉडल थे उन्हीं को उन्होंने अपना मॉडल का नाम दिया था राजसेन मॉडल। तो जब कभी एग्जाम में आप लोगों से समाज कार्य में पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नाम अमर्त्य सेन का के द्वारा कौन सा है, तो आप ऑप्शन में जरूर मिलेगा एक नाम राजसेन मॉडल, इन्हीं का, ठीक है। और
इस मॉडल में उन्होंने प्रोफेसर के.एन. राज के साथ मिलकर तैयार किया था। तो सेन भारत जैसे देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ज्ञान प्रौद्योगिकी को समुचित संस्थानिक प्रोत्साहन और उत्पादन के कारकों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था अमर्त्य सेन ने, है ना। सबसे ज़्यादा अमर्त्य सेन ने नारी जाति को बल प्रदान करने पर हम उस भविष्य को हासिल कर सकते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की प्रेरणा देते थे अमर्त्य सेन महोदय। तो ये भूमिका है मानवाधिकार के अंतर्गत अगर हम जब पढ़ते हैं तो। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के रूप में विकास, तब हम जवाब देते हैं अमर्त्य सेन का। देखिए, प्रश्न स्वतंत्रता से नहीं पूरा होता है, क्योंकि उसने केवल स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं, अब स्वतंत्रता कई, उसके अंतर्गत भी कई पार्ट है। तो स्वतंत्रता यहाँ पे बात की गई थी उसके विकास की, उसके विकास की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्री है, जनक हैं अमर्त्य सेन महोदय, उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्होंने गरीबी और भूख जैसे विषयों पर काम करने को लेकर उन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र का एक नोबेल पुरस्कार दिया था। अब पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 1998 में जो दिया गया है वो किस विषय पर है, तो गरीबी और भूख जैसे विषयों पर काम करने पर है, आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास होना। सर मेन तो वही है ना, आर्थिक उनका मानवाधिकार। इकोनॉमिक ओके 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 ओके। देखिए, अर्थशास्त्र की बात अगर आप कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे आर्थिक विकास है। भाई अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, है ना, लेकिन उनकी अवधारणा जो है आर्थिक अधिकार से नहीं थी, मानवाधिकार से था। इकोनॉमिक राइट नहीं है उनका। ये कब बताया गया है इकोनॉमिक राइट के बारे में? इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। मानवा अधिकार के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है। नहीं, चर्चा इनकी हुई है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ प्रश्न में नहीं है इनका। अमर्त्य सेन की, अमर्त्य सेन का जो अवधारणा है किसके साथ संबंधित है, तो वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अमर्त्य सेन का, तो मानवाधिकार से यहाँ पे आप समझिए। मानवाधिकार में उन्होंने मानव के अधिकार के साथ साथ सामाजिक अधिकार, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार, और अर्थशास्त्र में जब हम बात करते हैं उनके, तो मानव अधिकार की बात करते हैं, ना कि आर्थिक इकोनॉमिक राइट की बात नहीं करते हैं। इकोनॉमिक राइट की बात नहीं करते। मेरे समझ से आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं इस प्रश्न को लेकर, है ना। मानवा अधिकार की अवधारणा इन्हीं की भाई। आर्थिक अधिकार अगर आप बात सोच रहे हैं तो आर्थिक अधिकार इस अधिकार के अंतर्गत आता है यदि कोई व्यक्ति काम करते समय अंगहीन, आर्थिक अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ, अंगहीन या अंधा हो जाता है तो सरकार उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसी व्यवस्था होने पर कोई नागरिक किसी दूसरे पर आश्रित ना रहता, ना ही उसे भूखे या ना ही उसे भीख आदि जैसे कोई बहुत सारी समस्याएं होती है, भीख हो सकता है, भूखा हो सकता है वो व्यक्ति, तो ऐसी पर उसको इंडिपेंडेंट बनाने की बात करता है, ना कि वो किसी दूसरे पर आश्रित रहे। आर्थिक चिंता से स्वतंत्र होकर वो व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का उचित सही तरीके से या उचित उपयोग उसका कर सके या उचित प्रयोग उसका कर सके, वो आपको बताता है, ना कि यहाँ पे आर्थिक राइट आपको बता रहा है अमर्त्य सेन को। तो ये अलग हो जाएगा, है ना। अर्थशास्त्र के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक रिलेट कर रहा है, तो इससे हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, ठीक है।
अब हम बात करेंगे, देखिए, सिजोफ्रेनिया के लक्षण। अब अगर आपको सिजोफ्रेनिया के लक्षण मालूम होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। देखिए, सिजोफ्रेनिया आप एक प्रकार की जानते हैं, एक बीमारी है। इसका मतलब होता है स्लिप्ड माइंड, है ना। सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? स्लिप्ड माइंड लिख दूं? तो बार बार भूलना इसका मतलब होता है क्या? मानसिक विकार को ही बताता है। एक मनोरोग है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकार जो होता है उसके बारे में बताता है। मतलब इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति को वास्तविकता या फिर अपनी बात जाहिर करने में परेशानी होती है, और ये सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार से परेशानी का सामना करते हैं, सिजोफ्रेनिया के बच्चे या जो भी व्यक्ति होते हैं। अब सिजोफ्रेनिया की सोच। हाँ, सिजोफ्रेनिया भी वैसे तो बेसिकली देखा जाए कई टाइप की होती है ना। जैसे अगर हम बात करें सिजोफ्रेनिया में, एक होता है हेबफेरेनिक सिजोफ्रेनिया, और एक आपका होता है पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, एक आपका होता है कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, सिजोफ्रेनिया के 3 टाइप होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप देखिए, सिजोफ्रेनिया सोशल वर्क में ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। बीमारी वगैरह को लेकर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस रहा है तो वो यही सिजोफ्रेनिया ही रहा है। अगर हम पैरानाइड सिजोफ्रेनिया से बात करते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संदेश, जुनून, भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में वह वैसा ही करने लगता है जो उसे सही लगता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का व्यवहार अजीब तरह से हो सकता है और उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी ठीक नहीं होती हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पैरानाइड सिजोफ्रेनिया। अगर हम बात करें दूसरे वाले में तो आपका जो दूसरा होता है वो होता है कैटेटोनिक होता है। टोनिक होता है, टोनिक टोनिक कैटेटोनिक होता है। तो ये एक ऐसी जो है पीड़ित बीमारी, या कह लीजिए आप कैटेटोनिक जो है, कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल कुंदत हो जाता है। मतलब इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर बहुत कम या फिर कोई चेहरे पर कोई भाव ही नहीं व्यक्त होता, कोई भाव ही नहीं व्यक्त होता। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोलते हैं कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया बोल देते हैं। एक था हेब फेरेकनिक, हेब फेरेकनिक बोलते हैं इसको। और ये सिजोफ्रेनिया का यह रूप होता है कि इसमें रोगी के भीतर भावनात्मक परिवर्तन, भ्रम और व्यवहार में बदलाव, गैर जिम्मेदार और अप्रत्याशित व्यवहार जैसे लक्षण बिल्कुल सामान्य होते हैं, इसको बोलते हैं। तो रोगी कभी कभी गर्व, मुस्कुराहट, शरारत और जो है कई चीज़ें जो है व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, इसको बोलते हैं, है ना। इसके लक्षण अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जो लक्षण है, जैसे एक वक्त में बहुत सारी ऊर्जा दिखाना, ये एक प्रकार से कैटाटेनिक बनाता है। खुद को अलग रखना, कार्यस्थल जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ पर कार्य करना या अन्य गतिविधियों को कार्य करने को खो देना, जीवन में कम रुचि दिखाना, है ना। शारीरिक रूप से निष्क्रिय होना, ये क्या है? ये सही तो है आप लोगों के लिए, सिजोफ्रेनिया। अब सिजोफ्रेनिया किसने लक्षण पूछा था, कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, व्यावसायिक कार्य नहीं, बाकी सारे के सारे हैं। समझ में आया आपको? संभ्रांति भी होगा आपका, व्यावसायिक कार्य नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। वो तो अलग ही है ना सर। हाँ, वो अलग ही है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा सिजोफ्रेनिया के बारे में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 आपके सामने समाज कार्य का प्रश्न है कि माध्य और औसत अंतर को और क्या कहा जाता है। माध्य अंतर औसत अंतर को और क्या कहा जाता है। प्रसरण बी। प्रसरण स बी। प्रसरण कहा जाता है। मानक ओके 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 ओके। और लोग बताइए। अच्छा चलो देखिए जो जैसे अगर हम बात करें मानक त्रुटि के बारे में, किसी सांख्यिकी नमूने के मानक विचलन को मानक विचलन ही कहते हैं। यदि माध्य से विचलन हो का जो औसत होता है उसको जब हम निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन पे वहाँ पे कोई एरर्स देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि माध्य से विचलन की वर्ग का जब हम औसत निकालें तो उसे माध्य के मानक त्रुटि कहा जाएगा। फिर से रिपीट करूंगा कि माध्य के विचलन के वर्ग का औसत निकालें तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य का विचलन बोलेंगे। एक मिनट जरा होल्ड रखना आप सभी लोग, है ना, थोड़ा सा बात कर रहा था कि मानक त्रुटि किसे कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि यदि माध्य के विचलनों का जो वर्ग होगा जब हम उसको औसत निकालेंगे तो उसे हम माध्य मानक त्रुटि कहेंगे। अच्छा, प्रसरण क्या होता है कि ये वह संख्या है जिसके किसी दूसरी संख्या का गुणा किया जाए, उससे हम लोग प्रसरण का नाम देते हैं। बेसिकली नहीं, वो बेसिकली आपका प्रसरण नहीं कहलाएगा। किसी वह संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से गुणा करेंगे ना तो सहसंबंध कराता है गुणांक में, वो गुणांक बनेगा, सहसंबंधन का गुणांक बनेगा, परंतु उसका नाम होगा कोसेफिएंट। उसको गुणांक कहते हैं हम लोग, वह संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, है ना। और सहसंबंध क्या बनता है, वो आपका बनता है कि एक पद की श्रेणी दूसरे पद में जब कोई हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो बेसिकली सहसंबंध, वो कोरिलेशन कहते हैं हम लोग। और जब माध्य और औसत के अंतरों को हम निकालते हैं ऐसी कंडीशन पे तो हमारा प्रसरण कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है वो। तो माध्य और औसत की बात करते हैं, या औसत, माध्य और औसत बराबर एक ही, उनके अंतरों की बात करेंगे तो उसमें क्या कहेंगे हम, उसको हम प्रसरण बोलेंगे। ऑप्शन आपका बी वाला सही रहेगा, यहाँ पर बी वाला। 8 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक विरोधी तत्व कौन सा है। तो सामाजिक विरोधी शब्द जो है आपका भीड़ कि गिरोह, गिरोह होगा सर। ओके अपराध प्रवृत्तियों के समूह। ओके, यहाँ पे जो गिरोह है ये बेसिकली एक सामाजिक विरोधी तत्व है। बाकी गुटबंदी संबंधी नहीं होता है, क्योंकि यह एक समूह जहाँ पे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के साथ साहचर्य करते हैं, एक प्रकार से समान हितों की बात करते हैं, तो वह गुटबंदी संबंधित कहलाता है वो आपका। तो ये आपका तो सही रहेगा ऐसे में। तो फिर बात करेंगे भीड़ का, तो भीड़ जो है बड़ी संख्या में व्यक्ति विशेष रूप में जब एक साथ एकत्र होते हैं तो उसको हम लोग भीड़ बोल देते हैं, है कि नहीं। और जब कोई भी फर्म, साझेदारी, निगम, संघ, व्यक्तियों का संगठन बनता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि वो संगठित समूह होता है। गिरोह में जैसे गुट होता है, टोली होता है, दल होता है, हालांकि वो बेसिकली यूज तो होता है, ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव में भी यूज होता है, परंतु समाज कार्य के अंतर्गत या उसके दृष्टिकोण से देखा जाता है तो ये एक सामाजिक विरोधी तत्व शब्द जो है वो गिरोह है। तो वो गिरोह है, इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला। ये जो डी लिखा हुआ है यहाँ पे गिरोह, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि प्रश्नावली की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए उसका पुनरावलोकन उसका पुनरावलोकन क्या कहलाता है। क्या कूटबद्ध करना होगा, या संपादन होगा, या रिकॉर्डिंग होगा, या कूटानुवाद होगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में तो बताइए। एडिटिंग होना चाहिए ना सर, संपादन। एडिटिंग, हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 का
मुझे जवाब दिया है बी संपादन को लेकर, तो ये करेक्ट जवाब है बी। देखो मैं आपको बता दूं, ये समाज कार्य में संचार लिसनिंग, क्योंकि आपने सुना भी है कि एक टेक्निक है सोशल वर्क का, आप यहाँ पे देखा भी होगा आप लोगों ने कि जो लिसनिंग है वो संचार का ही पार्ट के अंतर्गत आता है। हम इसको यूज भी करते हैं, चाहे वो केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, है ना, इन जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जब प्रश्नावली की परिशुद्धता को बढ़ाना होगा आपको और उसके लिए आपको पुनरावलोकन करना होगा, तो वो बेसिकली संपादन ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही सही जवाब आया है आपका यहाँ पर। कूटबद्ध नहीं कहलाता आपका, ना ही रिकॉर्डिंग होगा, ना ही कूट अनुवाद होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी ट्रीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक है, आप लोगों को मालूम भी होगा, ये किताब है द ट्रीट्स ऑन सिविल मैनेजमेंट। ये जो किताब है, इस किताब के लेखक का नाम आपको बताना है, तो आप बताइए जरा। जॉन लॉक। जॉन लॉक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। एक हीगल आपने सुना भी होगा। कार्ल मार्क्स किससे बहुत प्रभावित हुए थे? ठीक है, गूगल के विचार। हीगल की विचारधारा से। तो हीगल, पता है हीगल की विचारधाराएं थी किस पर आधारित? आपको मालूम होना चाहिए, न्याय के सिद्धांत पर था उनका, और प्रपंच शास्त्र था, प्रपंच शास्त्र था, है ना। और अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, जेम्स मिल के बारे में तो सुना ही होगा आपने, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात किया था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात किया था जेम्स मिल ने। और बेंथम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये बेसिकली नैतिकता और कानून के सिद्धांतों की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं? नैतिकता और कानून की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, बेंथम जो हैं बेसिकली सरकार पर टुकड़े मतलब एक प्रकार से इन्होंने कहा था फर्गुमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, यानी उसी किताब में नैतिकता और उसके कानून के सिद्धांत दिया था बेंथम ने। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात किया था जेम्स मिल ने, और न्याय का सिद्धांत की बात किया था हीगल ने। टू स्ट्रीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट की बात किया था जॉन लॉक ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1952। 52 है सर इसका। हाँ, 52 तो बी। बी आपका, बी 52 कर्मचारी हाँ भविष्य निधि और भविष्य, हाँ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 यानी 1952 में यह जो है अधिनियम पारित हुआ। मैं आपको बता दूं कि 1948 में कारखाना एक्ट के रूप में जाना गया। कारखाना एक्ट के रूप में जाना गया है। 1961 की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है मातृत्व लाभ एक्ट या अधिनियम आता है, या आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा। 1976 की अगर हम बात करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सामान परिश्रमिक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सामान परिश्रमिक बोलते हैं। और ये एक्ट है, और यही एक्ट में बंधुआ मजदूर समापन की भी बात हुआ था, तो 1976 आता है। परंतु आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, कर्मचारी भविष्य निधि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1952 है ना। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, एक पद्धति के रूप में सामाजिक समूह कार्य निम्नलिखित की सहायता नहीं करेगा। आप बताइए, क्या उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के जरिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों की सामाजिक समूह कार्य में उसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? व्यक्तियों की तो करेगा सर, पहला तो सही है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि समुदाय में समूहों की समस्याओं का हल करने में समुदाय की, देखिए एक पद्धति के रूप में, पद्धति मतलब समझ रहे हो ना, सिस्टम के रूप में सामाजिक समूह कार्य, किसके बारे में बात हो रहा प्रश्न? सामाजिक समूह कार्य निम्नलिखित की सहायता नहीं करता है।
तो सामाजिक समूह कार्य है तो नाम से ही पता है, तो जब कम्युनिटी में काम कहाँ से करेगा। हमने सामूहिक अनुभव की बात कर लिया, हमने संदर्भ प्रदान करने के लिए व्यक्ति एक दूसरे की सहायता कर रहा है, तो ये भी बेसिकली भले ना लिखा हो कि ये केस वर्क है, ये ग्रुप वर्क है, लेकिन ये प्रक्रिया जो सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शब्द बन रहा है समूह का, ना कि समुदाय का। फिर सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने की तथा बदलने में व्यक्तियों तथा समूहों की बात करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे समूह था, तो इसलिए आपका पहला, तीसरा, डी वाला ये है, और इसमें से सामाजिक समूह कार्य में ये सहायता नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी। सर यहाँ व्यक्तियों की लिखा होता तो हो जाता ना, समुदाय में समूह की समस्या हल करने के लिए व्यक्तियों की। हाँ, व्यक्तियों की समस्या का हल करने की तो आप हो सकता था, समुदाय यहाँ पे गलत जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, किसने प्रतिपादित किया है कि समाज कार्य, अधिप्रचार और सामाजिक कानून के जरिए जन समूह सुधार है, लाभार्थियों के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने की पद्धति है। क्या एम.वी. मूर्ति होंगे, या पीटर ली होंगे, या फिलिप कोहलर होंगे, या मैरी रिचमंड होंगे? क्या कहना उचित सर ये समझेंगे? सामाजिक क्रिया की परिभाषा है मैरी रिचमंड। ओके, आप इस सभी लोगों को जो है ध्यान भी रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सही जवाब आप लोगों ने क्या बताया? मैरी रिचमंड। ओके, ठीक, मैरी रिचमंड इज द राइट आंसर, मैरी रिचमंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, ठीक है, इज द राइट आंसर मैरी रिचमंड। अगर हम बात करते हैं एम.वी. मूर्ति के बारे में, तो इन्होंने बेसिकली कृषि विरासत के बारे में बात किया है। एम.वी. मूर्ति कृषि विरासत में आते हैं। पीटर ली की बात करेंगे तो इन्होंने एक शानदार बोली पर एक अपना उपन्यास लिखा था, शानदार बोली। फिलिप्स कोहलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो है समाज कार्य की जनक, जैसे अगर हमने बात किया था थोना ओज़म जो है, एक मिनट होल्ड रखना जरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैरी रिचमंड करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। समाज कार्य के जनक में अगर हम बात करें तो हालांकि आप लोगों को पहले भी मैंने बता रखा है, थोना ओज़म जो है इबोथया नाम आता है एक, और उनके साथ में जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब बात होती है तो फिलिप कोहलर का नाम आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और द डेथ एंड लाइफ ऑफ इनवॉन्स की बात करने वाले बात, जैसे जहाँ पे इन्होंने समाज कार्य का अधिप्रचार और सामाजिक कानून के जरिए जन समूह का सुधार किया, ऐसे में सामाजिक वातावरण को परिवर्तन करने की पद्धति दिया, वो मैरी रिचमंड थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय तथा सर्वरूपी शोषण के लिए संरक्षण तथा कमजोर तबके के लोग के आर्थिक और शैक्षिक हितों की प्रोन्नति की बात कही गई है? तो बहुत सरल प्रश्न है। 46 होगा सर। 46 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यही आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। 44 में मैंने आपको बढ़ाया है पहले भी, समान सिविल संहिता। हाँ, समान सिविल नागरिक संहिता। 45 के बारे में 6 से कम वर्ष के जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल और उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो करने वाला है आर्टिकल 45। आर्टिकल 47 की बात कर लेते हैं तो जीवन, हाँ, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपने सी दिया है, बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। देखिए ये मैं आप लोगों को ना ऐसा करता हूँ, कल यूनिट नंबर 6 उठाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा 15 मिनट क्लास दूंगा आप लोगों को टेस्ट के बारे में, कि जो टेस्ट होते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के, जैसे आप देख सकते हैं मिनीसोटा बहुचरणीय
व्यक्तित्व सूची एक होता है, हरमन रोसा शाही डब्बा परीक्षण होता है, कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण होता है एक, इनके बारे में बात करूंगा। उपरोक्त सभी बताइए जरा, क्या व्यक्तित्व परीक्षण में कौन सा समाहित है? सभी सर। सभी है। सभी हाँ, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। जो मिनीसोटा बहुसंचरणीय व्यक्तित्व परीक्षण है ये 1940 और 1989, इसमें कई पार्ट है, स्तर 1 स्तर 2 है, लेकिन ये 1940 आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप सबके लिए। इसको बेसिकली कहीं कहीं जो है MMPI के नाम से जाना जाता है, और MMPI को बताया जी, MMPT से, हाँ MMPT के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। मिनीसोटा बहुसंचरणीय व्यक्तित्व टेस्ट, एक होता है हरमन शाही धब्बा परीक्षण 1921 में आया था ये, है ना। और एक होता है कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण, इसको जो है मॉर्गन मुर्रे का आता है 1935 में आता है, इसको TAT बोला जाता है, TAT बोला जाता है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहला व्यावसायिक समाज कार्य संघ कौन सा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक यूनाइटेड स्टेट में पूछा गया है, तो सबसे बड़ा व्यावसायिक समाज कार्य संघ कौन सा है? तो आपको बता दूं मैं, एक जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ की बात अगर हम जब करते हैं, तो ये आपका जो है IFSW जो है, जहाँ पे प्राथमिक देखभाल हुआ था 1956 के दौरान में, तो उसने कुल 12 देशों में बनाए गए थे। तो उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ के रूप में जाना गया ये, ठीक है, कर्मकार संघ के रूप में जाना गया। तो 16 का सही जवाब आप क्या बताना चाहेंगे? 16 का आपको 16 का राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ बोलना पड़ेगा, जो 1955 में वाशिंगटन और USA में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसी को बोला जाता है 7 सिद्धांत दिए गए थे NASW में, इसको राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ कहा गया था। अमेरिकन सामाजिक कर्मकार संघ है, 1917 में आया था, है ना। तो अमेरिकन एसोसिएशन सोशल वर्कर के नाम से जाना गया था ये, इसको अमेरिकन सामाजिक कर्मकार संघ 1917 में लाया गया था ये। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ आपका यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा व्यावसायिक समाज कार्य का संघ माना जाता है इसे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो है व्यापारिक यौन शोषण के लिए स्त्रियों और बच्चों का अवैध व्यापार रोकने की केंद्रीय सरकार की योजना कौन सी होगी? उज्ज्वला स्कीम सर। मैंने एक बार आपको जो है दिया था, जो सेंड किया था ना, वो आप ज़रूर आप सभी लोग पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, तो मैंने आप लोगों को सेंड किया है। 2007 का ऐसा ही। उज्ज्वला योजना 2016 का, ये पेपर आपका 2013 का है ना, ये 7 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास है ये 2001 और 2000 के दौरान में ये जो शुरुआत किया गया था। लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर था ये, है ना, सुना होगा। अभी नहीं सुना आप लोगों ने भाई? ये हस्तशिल्प वाला, हाँ, हस्तशिल्प वाला। यहाँ पे ये एक लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर था, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जो 2001 के दौरान लाया गया था। 2000 भी कहीं कहीं देखने को हमें मिल जाता है। स्वाधार योजना स्कीम जो थी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2001 और 2002 के दौरान में पुनर्वास की प्रक्रिया को संचालित किया था ये। और स्कीम जो ये उज्ज्वला स्कीम जो है, ये बेसिकली व्यापारिक यौन शोषण के लेकर, जो 2007 आप लोगों ने बताया ना, उसी से संबंधित है ये, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सा है? 1 अप्रैल 2008 स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इसको संचालित किया गया था, है ना। और पेपर 2017 का था, नहीं सॉरी, पेपर कौन सा है ये? 2013, हाँ 2013 का है, तो इसलिए आप 2016 को नहीं लगा सकते, है ना, इसलिए 2016 को नहीं लगा सकते आप। अंतर विवेकशीलता मॉडल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, इसको आप सभी लोग जो है इम्पोर्टेंट कर लीजिए, आप सभी लोग इसको इम्पोर्टेंट कर दिए। अंतर विवेक
शीलता मॉडल का संबंध किससे है? पावले फ्रेरे। पाउलो फ्रीरे। पावले फ्रेरे से है इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आया। अच्छा, अगर चुप्पी की संस्कृति की बात की जाए तो क्या नाम देंगे? चुप्पी की संस्कृति, साइलेंट कल्चर। पावले फ्रेरे। पावलो फ्रेरे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, पॉल चौधरी जो है ये बेसिकली कम्युनिटी में आते हैं। पॉल चौधरी महोदय पार्लियामेंट केस वर्क में आते हैं, ये समस्या का उपागम लेकर समस्या समाधान का। मैरी रिचमंड आप जानते ही हैं, सोशल डायग्नोसिस पर काफ़ी एक्सप्लेन किया है इन्होंने। पावले फेरे चुप्पी का संस्कृति लेकर आते हैं, अंतर विवेकशीलता आते हैं, शुद्धिमतीकरण को लेकर आते हैं, चैतन्यकरण के सिद्धांत को लेकर आते हैं। ये है पावले फ्रेरे। पैडागोजी से संबंधित जितनी भी किताबें आती है वो भी शिक्षा से रिलेटेड होती है तो पावले फ्रेरे की ही होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रखा है अच्छे से। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थापित अवार्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या बताना चाहेंगे? अर्जुन पुरस्कार। अरे वाह, वेरी गुड। ये नहीं होगा सर, अर्जुन नहीं होगा सर। अर्जुन पुरस्कार सही है आपका यहाँ पे भाई। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो संस्थापित अवार्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से नहीं है वो अर्जुन ही है। बाकी श्रम पुरस्कार है, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी है, विश्वकर्मा पुरस्कार भी है। खिलाड़ियों के लिए होता है ये अर्जुन पुरस्कार, है ना? किसके लिए होता है? खिलाड़ियों के लिए होता है। प्रश्न हमारे सामने क्या था? श्रम और रोजगार मंत्रालय से द्वारा था ये, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 की बात अगर हम लोग करते हैं तो परिवर्तन के साथ समायोजन में नम्यता की बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, अनुकूलन आएगा सर। अनुकूलन आता है। अनुकूलन इज द राइट। देखो ये जो परहित परता है, परहित परता ये बेसिकली परोपकारिता को बोलता है, परोपकारिता को बोलता है ये। और नवीकरण जैसे कि पुनः नया करना, नवीकरण का मतलब क्या होता है? पुनः नया करना ना, नया करना। और आक्रामकता का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो, अग्रेसिव का मतलब वायलेंट का मतलब गुस्सा, है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आज के लिए इतना ही रख लीजिए आप सभी लोग, है ना? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं हम लोग। ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हम लोग करेंगे उसके बारे में, टॉपिक कवर करेंगे। यूनिट 6 2 दिन में समाप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, कल पीडीएफ बनाता हूँ 15-20 पेज की, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ की। सोशल वर्क में कल चलेगा समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना? ठीक। चलिए, सर 8 बजे होगी क्लास? हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे 8 बजे। कोशिश क्या होगी, क्लास 8 बजे आप सबकी, है ना? ठीक है, आज ही सर, आज ही आज ही आज ही हाँ 8 बजे भी क्लासेस 2 मिलती है ना, 6 बजे भी रहेगी, 8 बजे भी रहेगी आप लोगों की क्लासेस, 2 बजे भी रहती है कभी कभार। अभी बीच में कल क्या हुआ, कल घर में ना काफ़ी लोग आ गए थे और उचित था भी नहीं, हो भी नहीं पाता अगर हम चाहकर भी नहीं क्लास ले पाते।